हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट लोकेशन एंड लेआउट डिज़ाइन। और प्लांट लोकेशन और लेआउट डिज़ाइन में बताने वाली यही चीज़ है कि ये प्लांट लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और लेआउट डिज़ाइन जो है वो क्यों रिक्वायरमेंट है और उनके फैक्टर्स क्या है जिनके वजह से लेआउट डिज़ाइन और प्लांट लोकेशन बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। What is layout? Plant layout is the arrangement of machines, work areas, and areas services within a factory. सो जॉर्ज आर टेरी कहते हैं कि प्लांट लेआउट जो है एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किन चीज़ों का? अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्क एरियाज, अरेंजमेंट ऑफ सर्विस एरियाज विद इन अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के अंदर ही, मतलब फैक्ट्री प्रीमाइसेस में एक पर्टिकुलर जगह पर। द कंसेप्ट ऑफ प्लांट लेआउट इज नॉट स्टैटिक बट डायनामिक वन। ये जो प्लांट लेआउट का जो कंसेप्ट है वो स्टैटिक नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है या फिक्स नहीं है, ये डायनामिक है। हर एक जो प्लांट लेआउट डिज़ाइनर है या फिर लेआउट डिज़ाइनर है वो अपने तरीके से कस्टमाइज करके लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी देते हैं और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी वो कस्टमाइज करके अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स को देते हैं। It is on account of continuous manufacturing and technological improvements taking place, necessitating quick and immediate changes in production process and design. So, on account of continuous manufacturing and technological improvement, continuous manufacturing और technological improvement जो हो रहा है उसके वजह से क्विक और इमीडिएट चेंजेस की ज़रूरत है प्रोडक्शन प्रोसेस में और डिज़ाइंस में। इसलिए प्लांट लेआउट एंड प्लांट लोकेशन बहुत ही मायने रखता है। एक बार आपने गलत लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, गलत प्लांट लेआउट आपने सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लिया, तो आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो राइट क्वालिटी नहीं दे पाएगा या फिर जो टाइम है आपका वो लेंदी हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ टाइम आप लॉस में जा सकते हो। जहाँ पे आपको 100 यूनिट ऑफ आउटपुट देना है वहाँ पे आप सिर्फ 50 या 40 यूनिट ऑफ आउटपुट दे रहे हो, तो उतना 50 या 60 यूनिट्स का आपका लॉस हो रहा है। नीड फॉर सेलेक्टिंग अ सूटेबल लोकेशन। एक सूटेबल लोकेशन की ज़रूरत क्या है, क्यों सूटेबल लोकेशन सेलेक्ट करने की ज़रूरत है? इन केस ऑफ लोकेशन चॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम और न्यू ऑर्गेनाइजेशन, इन केस ऑफ लोकेशन चॉइस फॉर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन केस ऑफ ग्लोबल लोकेशन। अब ये सूटेबल लोकेशन सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट कब आती है? इन तीन एग्जाम्पल्स, जो इन तीन बुलेट पॉइंट जो है तभी आती है। देखिए, सबसे पहले बुलेट में कहा है इन केस ऑफ लोकेशन चॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम और न्यू ऑर्गेनाइजेशन। नया ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब आप इस्टेब्लिश करते हो, एक नया प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का सोचते हो, तभी आपको एक सूटेबल लोकेशन ढूंढने की ज़रूरत, नीड आती है। देन अगर आपने अपना बिजनेस ऑलरेडी सेटल कर लिया है, फ्लरिश कर लिया है, लेकिन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हमें अब नया लोकेशन देखने की ज़रूरत है, तो इन केस ऑफ लोकेशन चॉइस फॉर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जैसे कि टाटा कंपनी ने नैनो मैन्युफैक्चर करने के लिए वेस्ट बंगाल में एक प्लांट चुना था, एक लोकेशन सेलेक्ट किया था, लेकिन ड्यू टू सम सोशल पॉलिटिकल रीजंस वो लोकेशन को बंद किया गया, वो प्लांट को बंद किया गया और वो पूरा का पूरा प्लांट जो है गुजरात में शिफ्ट किया गया। सो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने ऑलरेडी प्लांट इंस्टॉल कर लिया था, पूरे लेआउट डिज़ाइंस कर लिए थे, लेकिन ड्यू टू समहाउ सोशल रीजंस, सोसाइटल रीजंस, उनको वो लोकेशन चेंज करना पड़ा और वो सूटेबल लोकेशन सेलेक्ट कर रहे थे, तभी गुजरात ने उनको वेलकम किया और उन्हें एक नया लोकेशन दिया प्लांट के लिए। देन इन केस ऑफ अ ग्लोबल लोकेशन, आप अपना बिजनेस वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर करने का सोच रहे हो, तो ग्लोबल लोकेशन में आपको एक अच्छा सूटेबल लोकेशन देखने की ज़रूरत है। सो इन तीन केसेस में यू नीड टू सेलेक्ट अ सूटेबल लोकेशन।
नाउ इन केस ऑफ लोकेशन चॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम और न्यू ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है तो चॉइस जो है वो हमें दो तरीके से करना है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रीजन, कौन से रीजन में करना है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे आपको एशिया में बिजनेस चालू करना है तो एशिया में अगर आपने सेलेक्ट किया तो चॉइस ऑफ अ साइट विद इन अ रीजन। एशिया में भी कहाँ करोगे, इंडिया में करोगे, चाइना में करोगे, कहाँ पे करोगे आप, या फिर ये पाकिस्तान साइड में आप बिजनेस करोगे, राइट। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रीजन, सबसे पहले रीजन को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद चॉइस ऑफ अ साइट विद इन अ रीजन, उस रीजन के अंदर भी आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने रीजन ले लिया एशिया, उसमें आपने सेलेक्ट कर लिया रीजन के अंदर भी इंडिया, इंडिया में भी कौन से स्टेट में करोगे और कौन से स्टेट में, अगर समझिए मुंबई है तो मुंबई में मुंबई सिटी में करोगे या मुंबई आउटस्कर्ट्स में करोगे, ये सारी चीज़ें हैं। देन इन केस ऑफ अ लोकेशन फॉर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, आपको प्लांट मैन्युफैक्चरिंग डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, आपका जो प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो उस हिसाब से आपको मैन्युफैक्चरिंग डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स बनाने हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सप्लाइंग टू स्पेसिफिक मार्केट एरिया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ऐसे स्पेसिफिक एरिया में सप्लाई होता है, वो जगह देखना है। मतलब जो आपका प्लांट है वो स्पेसिफिक मार्केट एरिया से नज़दीक होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा दूर। देन प्लांट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस और स्टेजेस इन मैन्युफैक्चरिंग, जो आप प्लांट ढूंढोगे, जो आप लोकेशन ढूंढोगे, जो आप लेआउट बनाओगे, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस होना चाहिए या फिर स्टेजेस होने चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है आपके। देन प्लांट एम्फसाइजिंग फ्लेक्सिबिलिटी, प्लांट में आपको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपने एक प्लांट इंस्टॉल किया है, अगर आपको कुछ रीजंस की वजह से आपको उसको मॉडिफाई करना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके कंट्रोल में रहे, फ्लेक्सिबिलिटी आपको फ़ायदेमंद हो। In case of a global location, there is a scope for virtual proximity and virtual factory. Scope है virtual proximity की और virtual factory की. Now, what is virtual proximity? With the advance in telecommunication technology, a firm can be in virtual proximity to its customers. Markets have to be reached, customers have to be connected. तो आप क्या कर सकते हो, आपका बिजनेस अपने कंट्री में कंटिन्यू कर सकते हो, आपको बस अपने कस्टमर्स को कांटेक्ट करना है और वर्चुअली आपका जो फैक्ट्री है वो आपको बनाना है। फॉर एग्जांपल अमेज़न हो गया, मिंत्रा हो गया, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स में आप अपना वर्चुअल फैक्ट्री चालू कर सकते हो, वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी कर सकते हो। नाउ वर्चुअल फैक्ट्री में मेनी फर्म्स बेस्ड इन यूएसए एंड यूके इन द सर्विस सेक्टर and in the manufacturing sector often outsource part of their business processes to foreign locations such as India. तो हमारा जो वर्चुअल फैक्ट्री है यूएसए और यूके से कुछ असाइनमेंट आते हैं, कंसाइनमेंट्स आते हैं, हम वो लेते हैं, बिजनेस आउटसोर्स होता है। और जब बिजनेस आउटसोर्स होता है तब वो इंडिया में आउटसोर्स किया जाता है। सो वर्चुअल फैक्ट्री मतलब काम हम यूएसए के लिए कर रहे हैं, काम हम यूके के फैक्ट्री या कंपनी के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो काम हो किधर रहा है, इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से सेक्टर्स की बात हुई है, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जैसे कोरोना के बाद बहुत सारे कंट्रीज में ये बात फैली रही कि अब चाइना से कंपनीज बाहर निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो नियरेस्ट जो है चाइना से वो है इंडिया, राइट। जो कैपेबल है उनको स्पेस देने के लिए, जगह देने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। अगर वो कहीं और दूसरे कंट्रीज की बात करें, अमेरिका की बात करें, लंदन की बात करें, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज डिस्टेंस मैटर्स, राइट। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए भी आप एक प्लांट इंडिया में बना सकते हो और किसी और के लिए आप काम कर सकते हो, दैट इज़ वर्चुअल फैक्ट्री। नाउ फाइनली फैक्टर्स अफेक्टिंग लेआउट, फैक्टर्स जो है अफेक्ट करता है लेआउट को। सबसे पहला मटेरियल फैक्टर, कौन सा मटेरियल आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, आपका प्रोडक्ट यानी मटेरियल क्या है, किस हिसाब से वो डिज़ाइन होगा और उसके डिज़ाइन के बेसिस में वो फैक्टर लेआउट जो है इफेक्ट करेगा। देन मेन फैक्टर,
जो लेबर है वो फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से काम करोगे, कंटिन्यूस प्रोसेस में काम करोगे, मशीन बेस्ड होगा, मैन पावर बेस्ड होगा। देन मशीनरी फैक्टर्स, मशीन जो है वो कितना फ्लेक्सिबल है, कितना मोल्डेबल है। मूवमेंट फैक्टर, वो मशीन जो है किस तरीके से मूव कर सकता है। अगर वो मूवेबल मशीन्स है, यानी एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ प्रोडक्ट को उठाकर दूसरे पर्टिकुलर स्टेज ऑफ प्रोसेस में अगर वो शिफ्ट करता है, तो मोमेंट ऑफ फैक्टर कितना है प्रोडक्ट का, मशीन्स का, ह्यूमन लेबर्स का। देन वेटिंग फैक्टर कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, वो जो फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। एंड सर्विस फैक्टर, जो आपकी मशीन है वो आपको कितना सर्विस देती है। आपने सोचा है कि मंथली मुझे 10,000 यूनिट ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस करना है, लेकिन उसकी कैपेसिटी पर मंथ ओनली 7 to 6,000 है, सिर्फ 6 से 7 हज़ार की कैपेसिटी है मंथली। तो क्या वो आपको एक्यूरेट सर्विस दे पा रही है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या फिर आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके सर्विस के हिसाब से। देन बिल्डिंग फैक्टर, जो भी आपका प्रीमाइसेस है वो मजबूत है अकॉर्डिंग टू योर लेआउट। आपके मशीनरीज इतने मजबूत है कि पूरा जो ज़मीन है वो थोड़ा सा शेक हो जाता है। सो पिलर्स जो आपने बनाए हैं इस ज़मीन को, इस लेआउट को बनाने में, क्या वो बिल्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर कैपेबल है इन सारे मशीन्स को झेलने के लिए। देन चेंज फैक्टर, अगर लेआउट में कोई चेंज होता है तो क्या वो फ्लेक्सिबल चेंज है या क्या वो परमानेंट चेंज है, क्या वो टेम्पररी चेंज है। तो लेआउट चेंज करने में ये सारे फैक्टर्स है। अगर एक लेआउट चेंज होना है तो इनमें से कोई ना कोई एक रीज़न होगा ही, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और 500 का आंकड़ा पहुंचने में बहुत ही नज़दीक है, तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कहिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप मेकिंग नोट्स, बाय बाय।